हेलो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ, हर जगह की हर तरह की खबरें आपसे रूबरू कराता रहता हूँ। अभी अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने इसमें जो है वो बेहतरीन मार्क्स लाए हैं, बढ़िया किया है। हर गांव की तरफ नज़र उठा के देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं पहले वाली बात इस बार नहीं रही है। हर तबके के लोग, हर गांव के लोग और गांव में भी हर माहौल के बच्चों ने जो है इस बार नीट निकाला है और बेहतर निकाला है और बेहतर किया है, जिससे मैं आपको लगातार मिलवा रहा हूँ। अभी अभी 2-3 इंटरव्यू में दिखा चुका हूँ आपको। चूँकि देखिए, दरअसल ये इंटरव्यू करने का मतलब मेरा सिर्फ ये नहीं होता कि आप इनको जानें, बल्कि ये होता है कि इस लाइन से अगर कोई बिलोंग्स कर रहा है, कोई फैमिली चाहते हैं हमारे बच्चे डॉक्टर बने, या फिर कोई स्टूडेंट चाहता है कि हम तैयारी करें, तो ये यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, क्या मेहनत किया है, इनमें क्या कुछ खास रहता है, ये क्या करते हैं जो यहाँ तक पहुँचते हैं। इसी के मद्देनज़र अभी हम पची में पहुँचे हुए हैं। इन्होंने बहुत ही उम्मीद, मुझे लग रहा है इसकी इस खानदान में पहले ऐसे व्यक्ति हैं, पहले बच्चा हैं जिन्होंने पहली बार कोशिश की और अच्छी मेहनत करी और यहाँ तक पहुँचा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में। शुक्रिया बहुत बहुत। क्या नाम हो गया आपका? मिसबाह-उल-हक कमाली। क्या कैसे मार्क रहा है आपका? जी, मेरा मार्क्स 649 है और रैंक 4743 और कैटेगरी रैंक 1602। ये जिस वक्त रिजल्ट आया तो घर का माहौल क्या रहा? जी, हम लोग तो मतलब 11 बजे तक इंतज़ार करके सो गए थे। फिर मैंने मतलब साढ़े 11 बजे रिज़ल्ट देखा तो जाके पापा को जगाया कि पापा रिज़ल्ट आ गया है। तो बहुत खुशी हुई थी। उसके बाद भी हम लोग लगभग 1 घंटा घर में बैठे, अच्छे से माहौल मनाए, जश्न मनाए। जी, जी। उसके बाद कॉल्स किए तो फिर खानदान के लोगों का भी? जी, सुबह मैंने मतलब फिर कॉल्स किए और बहुत सारे अभी भी मुबारकबाद आ रहे हैं, कॉल्स मैसेज के द्वारा आके भी लोग दे रहे हैं, तो बहुत खुशी हुई है इन सबसे। चलिए, मुझे उम्मीद है एमबीबीएस तो आपको मिल ही जाएगी, क्योंकि रैंक बहुत बढ़िया है और अच्छा मार्क आपने कमाली लाया है। तो ये कब आपको लगने लगा था कि आप इसको निकाल लेंगे या फिर इस फील्ड में आपको जाना चाहिए, डॉक्टर बननी चाहिए, कब लगने लगा था ये? जी, मतलब मेरे दादा चाहते थे कि एक डॉक्टर हो घर से, तो उनकी बहुत ख्वाहिश थी और मेरा भी इंटरेस्ट था डॉक्टर बनने में। तो मैंने क्लास 8-9 से मतलब जब पहली बार नीट में टॉप करी थी बिहार की, तो उस जिज्ञासा जागा था कि मैं भी नीट निकाल सकता हूँ। तो उस टाइम से मैंने प्रिपरेशन थोड़ी बहुत शुरू कर दी थी और फिर अल्लाह का शुक्र है कि हो गया इस बार। किस क्लास में थे जब उस वक्त? 9th क्लास में थे करीबन, जब मुझे मतलब इंटरेस्ट ज़्यादा जागा बायोलॉजी को लेकर के और नीट निकालने के लिए। जी। तो अब देख सकते हैं इनकी दादा की ख्वाहिश था और इन्होंने दादा की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए और फिर अपना भी इंटरेस्ट इनका जागा। यही होता है, लोग अपने बच्चों को जब पालते हैं उसमें अच्छा संस्कार देते हैं। देखिए, आप एक बार ज़रूर देखेंगे कि अच्छे पद पे जाने के लिए एक अच्छा संस्कार, यानी जिसको आप डिसिप्लिन कहते हो, बहुत ज़रूरी होता है। एक अच्छे फैमिली से ये चीज़ आपको दादा, बाप, इन लोगों से ही मिलता है। तो ये एक मेंटेन आया, दिल में आया, दिमाग में आया कि दादाजी का ये ख्वाहिश है, इतना प्यार रहता है, दादा पोता के कल की मोहब्बत होता है। तो इन्होंने इस पे मेहनत किया और भी हम बहुत सारी चीज़ इनसे पूछेंगे। स्कूलिंग कैसे रही है और कहाँ से आप कनेक्ट? जी, मैंने कक्षा फर्स्ट से लेकर के 10th तक मैंने डीएवी पब्लिक स्कूल मधेपुर से करा। उसके बाद डॉन बॉस्को से इंटर किया है और फिर कोटा जाकर मैंने तैयारी करी है और 2022 में मुझे सफलता हासिल हुई है। कब से शुरू किया था कोटा में? कोटा में मैं 2019 के बाद गया था और फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा नहीं हो पाया था, और इस बार फिर हुआ। सेकेंड ही अटेम्प्ट था? जी, जी। फर्स्ट में कितना लाए थे? 542। तो थोड़ा सा लगा होगा कि हाँ, कमी रह गई थी और इंटरेक्शन कम हो गया था टीचर से, क्योंकि लॉकडाउन में कोरोना में मतलब घर में रह गए थे 1 साल, तो वो इंटरेक्शन नहीं मिल पाया सर लोगों से, वो डॉट क्लियरेंस नहीं हो पाती थी सही से, तो शायद 1 साल ज़्यादा लग गया। नहीं, साल भी ज़्यादा लगा, मेरे ख्याल से मौका भी लगा। जी, अपॉर्चुनिटी भी हुआ है कि रैंक अच्छा हुआ है, बूस्ट हुआ है। क्योंकि आप साल भर बैठे रहे तो सब बैठा रहा ना, पूरा भी भारत बैठा हुआ था, तो फिर आपको जो पीछे की चीज़ थी उसको रिव्यू भी करने का मौका लगा। जी, और उसके वजह से शायद रैंक भी थोड़ा अच्छा हुआ है, बूस्ट हुआ है। शायद अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में 640 नहीं आ पाता, अगर 626, तो उतने अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाते, लेकिन उसके वजह से ज़्यादा इजाफा हुआ है मार्क्स में। जी। तो आपकी पढ़ाई कैसे, क्या रूटीन क्या थी आपकी? जी, क्लास तो मतलब लगभग साढ़े 6-7 घंटा का चलता था, खास करके एग्ज़ाम के टाइम में ज़्यादा हो गया था क्लास, और घर पे 6 to 7 आवर्स, तो टोटल ऑलमोस्ट 13 to 14 आवर पढ़ाई करता था और फिर 6 to 7 आवर की नींद भी लेता था, क्योंकि मेमोरी स्टोरेज करने के लिए नींद काफ़ी ज़रूरी होती है। जी, तो मैं अक्सर मतलब सुबह ही पढ़ा करता था, लेकिन कभी-कभी जैसे रात में पढ़ के फिर अलार्म लगा के 6-7 घंटे बाद जगा करता था। जी। यानी जब तक डॉट न क्लियर हो जाए पढ़ाई करते रहे। जी। तो मैं ये कहूँगा आपसे कि आज का जो दौर है, आज का जो वक्त है, इसमें कहीं न कहीं युवाएँ जो हैं, एक तो नहीं कहना चाहिए, फिर भी मैं कहूँगा कुछ युवा ऐसे हैं एक कैटेगरी के जो नशा की तरफ चले जाते हैं, और कुछ युवा है जो सोशल मीडिया जिसको बर्बाद कर रहा है। तो उसका आपने कितना इस्तेमाल किया इन सालों में?
जी, सोशल मीडिया तो मैं भी थोड़ा बहुत यूज़ किया हूँ, मेरा भी अकाउंट बना हुआ है। बट सोशल मीडिया होना मतलब मायने नहीं रखता, आप यूज़ कितना करते हैं वो मायने रखता है। मैं उसका नोटिफ़िकेशन ऑफ करके रखता था कि जब मोबाइल छूऊँगा तब मुझे पता चलेगा कि हाँ, कुछ मैसेज आया है। और जब पढ़ाई कर रहा हूँ तो डेटा ऑफ करके मोबाइल साइड में रख के बस पढ़ाई करता था। तो इसका बहुत मतलब वहाँ अकेले रहना, हॉस्टल लाइफ़ थोड़ी टफ़ होती है। तो इस वजह से थोड़ा एंटरटेन करने के लिए मैंने यूज़ किया था सोशल मीडिया। और बस वही कि पढ़ाई के टाइम में बस पढ़ाई, उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता था उसमें मैं यूज़ करता था। जी। तो फैमिली वगैरह में कितना देर दिन में बात करते थे या हफ्ता में, कैसे क्या रूटीन क्या था इसमें आप? जी, मतलब कॉल तो 2-3 दिन पे या फिर होती भी थी तो घर से ज़्यादा कुछ बताया नहीं जाता था। बस खबर खैरियत ये वो सबसे बात करते-करते 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाती थी। कभी-कभी मतलब घर की बात दूसरों से पता चलती थी तो नाराज़गी ज़ाहिर होती थी। लेकिन बहुत सपोर्ट रहा है, किसी ने मतलब प्रॉब्लम्स को नहीं बताया इन सब की वजह से, तो उससे डिस्ट्रैक्शन से बचा रहा मैं। जी, ओवरथिंकिंग जो होती है एक, उससे बहुत मतलब कम रहा इस सब के मामले में। बिल्कुल, ये बड़ी बात होती है। मैंने अभी मैं जब भी फातिमा से भी बात किया था, उनकी भी अच्छी मार्किंग है, इनके बराबर में ही है मार्किंग। तो उन्होंने भी यही बात कहा कि वो घर पे रह के हालाँकि पढ़ती थी, लेकिन उनके साथ भी यही था कि परिवार में क्या हो रहा है, ख़ानदान में क्या हो रहा है, लोग क्या करने इनके घर पे आए हैं, जा रहे हैं, किसी चीज़ से मतलब नहीं रखा करते। तो जो एक अच्छे गार्जियंस हैं, ये टिक आपको नोट करनी चाहिए। अगर आप एक अच्छे गार्जियंस हैं, तो आपको ये टिप नोट करनी चाहिए कि अगर बच्चे को आप पढ़ाई में डाले हुए हैं, तो उसको अपना ख़ानदानी एनवायरनमेंट या फिर आपके गाँव में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, या फिर क्या हो गया गाँव में या आपके देहात में क्या हो गया, इस तरह की बातें अगर आप उसको बताते रहेंगे तो कहीं न कहीं उसका मिजाज जो है पढ़ाई से हट करके थोड़ा-सा इधर भी आ जाया करेगा कि आज घर में ऐसा हो गया, घर में वैसा हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं आपके बच्चे निकले तो इन लोगों की इंटरव्यू को आप पूरे गौर से सुनें। मैं हर वो बात इन लोगों से करता हूँ जिस बात की आवश्यकता होती है। तो हॉस्टल लाइफ में एक बात मुझे जहाँ तक पता है कि खाना थोड़ा-सा टेस्टी नहीं मिलता है, बढ़िया नहीं मिलता है, ये जिज्ञासा रहता है लोगों का। इसको आपने किस तरह से देखा था? जी, मैं मतलब पीजी में रह कर के मेस जॉइन किया था, तो हर 2 महीने 1 महीने बाद मेस चेंज कर लेता था, तो जायका थोड़ा बदलता था, तो फिर 1 महीने तक चल जाता था। जी। कैसे खाने का क्या रूटीन था आपका? अ, क्योंकि ये भी मायने रखता है। जी, तो मतलब अगर मैं रात तक पढ़ा तो सुबह ब्रेकफ़ास्ट स्किप हो जाता था, जो अच्छी बात नहीं है, करनी चाहिए ब्रेकफ़ास्ट। और फिर खाना खाने के बाद क्लास होती थी, आता था तो फिर खाना खा के पढ़ा करता था। और अगर रात में सो गया जल्दी, अगर सुबह उठा तो फिर मेरे पास ब्रेकफ़ास्ट के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब थे, फ्रूट्स वगैरह, तो वो मैं किया करता था। हमें मेरे ख्याल से तो फुल डाइट अगर आप सुबह में ले लेते तो पूरे दिन पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। जी। अगर फुल डाइट आप मॉर्निंग में ही ले लें, खाना बहुत ज़्यादा खा लें, तो फिर आपको पढ़ाई में वो बात नहीं आएगी जो आप थोड़ा भूखे भी रह के, थोड़ा जलपान करके ही काम चलता है। नहीं, देखिए हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो जानते हैं ब्रेकफ़ास्ट का महत्व है। ब्रेकफास्ट का तो सेहत के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है, और सेहत भी मेंटेन करके रखना एक अपने आप में चुनौती होती है कि आप बीमार नहीं पड़े, नहीं तो आप पीछे चले जाइएगा। जी, तो उसके लिए ब्रेकफ़ास्ट, अगर रात में मैं सो जाता था तो सुबह में फ्रूट्स लेता था, मतलब हल्का-फुल्का ब्रेकफ़ास्ट करता था। उसके बाद फिर पढ़ता था, फिर स्नान वगैरह करने के बाद नहा के और खाना वगैरह खाने के बाद क्लास जाया करता था। तो जैसा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यही तीनों के बीच में घूमते रहते हैं ये स्टूडेंट और ये ज़्यादा तैयारी इसमें करनी पड़ती है। तो बायो तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी हिस्टोरिकल होती है, थोड़ी सी दिमाग में समझ में आती है क्योंकि जैसे बाप दादाओं से किस्सा सुनते हुए लोग अपनी फैमिली से आते हैं, वैसे किस्सा टाइप से हम लोग भी समझते हैं कि बायोलॉजी होता है। लेकिन उसके बाद आपको हार्ड कौन, फिजिक्स या केमिस्ट्री? आई थिंक फिजिक्स मेरा बहुत अच्छा है, पहले से ही अच्छा रहा है। मैथ में भी मेरा इंटरेस्ट था, तो उसका फ़ायदा मुझे फिजिक्स में मिला है कि कैलकुलेशन वगैरह ईज़िली कर पाता हूँ, समझ पाता हूँ। और फिजिक्स केमिस्ट्री में देखें तो केमिस्ट्री मुझे थोड़ा हार्ड लगता था। जी। अभी तक मैंने जिनसे बात की तो उन लोगों को फिजिक्स का मैथ हार्ड लग रहा था। जी, नहीं, मेरा फिजिक्स का मैथ अच्छा था, कैलकुलेशन या फिर इमेजिनेशन। फिजिक्स में क्या होता है, इमेजिनेशन करना पड़ता है ज़्यादा, उसमें कुछ रटा-रटाया तो होता नहीं है, कंसेप्ट रहता है, तो आप जितना अच्छा इमेजिन कर पाते हैं। जैसे क्यूब का अगर वॉल्यूम बोला तो आप क्यूब इमेजिन कर सकते हैं, तो वो एक बेनिफिट होता है। इमेजिनेशन जितना अच्छा रहेगा, फिजिक्स आप उतना अच्छा कर सकते हैं। बस फार्मूले की तरह देखें तो मुश्किल होगी थोड़ी, और अगर इमेजिन करके करें, रियल लाइफ में अप्लाई करें, क्योंकि हर जगह फिजिक्स है, तो उसे रियल लाइफ में अगर अप्लाई करें तो वो फिर बेनिफिट होता है कहीं न कहीं। कहीं ना फिजिक्स आपके स्ट्रॉन्ग रही जिसका ज़्यादा फायदा मिल पाया। जी, जी। और थोड़ी सी अगर भारी लग रही थी तो केमिस्ट्री थी। जी, अगर फिजिक्स में 10 नंबर कम हो के अगर इधर बायोलॉजी में आते तो शायद रैंक इतने ही नंबर पे और ज़्यादा होती है। जी। बायो कैसा रहा आपका? जी, अच्छा रहा बायो भी। बायो भी। जी।
तो अगर कोई स्टूडेंट तैयारी करना शुरू करे 10th से, तो कैसा आप उनके लिए क्या कहेंगे? अब तो आप लोग एक जगह पे जा चुके हैं, सारी कठिनाइयों को झेला है, क्या परेशानी होती है, उसके लिए क्या कहेंगे फिर आप? जी, शुरुआत तो 9th-10th या उससे पहले से ही कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का अभी माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि 10th में हैं, हम बस पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के ऊपर कम ध्यान दिए हैं, इधर फिर सोचते हैं आईएससी कर लेंगे, फिर जाएँगे कोटा, पैसा लेकर के वहाँ सिलेक्शन लेके आएँगे। तो कोचिंग कोई सा भी वो गोद में बैठा के सिलेक्शन तो नहीं देती है, मेहनत आपको करना पड़ता है, और अगर जितना शुरू से मेहनत कीजिएगा उतना कहीं न कहीं उधर बेनिफिट मिलता है, आसानी होती है। जी, तो आप शुरू से मेहनत कर दीजिए, जो 9th-10th में है या फिर आईएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर साथ में नीट की कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आईएससी में अगर सोच रहे हैं कि अगले साल देंगे नीट, तो वो भी अगर शुरू से तैयारी करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जी। इसके अलावा और क्या हॉबीज़ हैं आपके? जी, हॉबीज़ तो कुछ ख़ास नहीं है, और अगर आउटडोर में देखें तो क्रिकेट खेलना और बैडमिंटन खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। जी। तो आगे का मैं क्या सोचा है, इंशाल्लाह जब एमबीबीएस क्रॉस करेंगे तो उसके बाद जो है अगला पड़ाव में पीजी के लिए क्या सोचा है? मैं न्यूरोसर्जन बनना चाहता हूँ, क्योंकि जी, उसकी डिमांड भी बहुत अभी ज़्यादा है, तो वही मैं बनना चाहता हूँ, न्यूरोसर्जन। जी। हाँ, डिमांड है न्यूरोसर्जन की, देख सकते हैं लोगों की काफ़ी ज़्यादा परेशानियां दिमाग की रहती है और कई तरह की परेशानियां होती हैं, तो उसके डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। अपना अपना फैकल्टी चुनना चाहिए जो आपको लगे कि इस में जानी चाहिए, इस चीज़ को करनी चाहिए। हमें भी उम्मीद है और बहुत ही खुशी की बात है इस मधुबनी के लिए, हमारे मिथिला के लिए, कि यहाँ के बच्चे बच्चियों ने इस बार बहुत अच्छा योगदान दिया। ख़ासतौर से पची में भी, इस सुदूर इलाके में एक मिडिल क्लास फैमिली से ऐसे निकल के आए हैं, इनके लिए भी मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमारे भी कहीं ना कहीं ख़ानदान से ही हैं। तो अच्छा लग रहा है मुझे कि हमारे बच्चे अब जो है धीरे धीरे हम लोग जो है हर फैमिली में एक अच्छा अच्छा पद पे देखते जा रहे हैं, एक अच्छे फैकल्टीज़ में देखते जा रहे हैं। और एक ख्वाब हुआ करता था डॉक्टर इंजीनियर, तो अब तो इंजीनियरिंग की तरफ लोग जाना नहीं चाहते ज़्यादा, जो मैं देख रहा हूँ। फिलहाल डॉक्टरों का क्रेज़ काफ़ी हाई है। और कोरोना काल में डॉक्टर की इमेज देख के आपने को क्या लग रहा था? जी, बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ डिमांड बढ़ गया था। उस टाइम में सच में कमी खली थी डॉक्टरों की, कि हाँ, डॉक्टर होने चाहिए। कितने सारे बेड्स की कमी थी, तो उस टाइम में रियल जो हेल्थ केयर जो सिस्टम है वो कोलैप्स हुआ था, तो उस टाइम में ज़्यादा कमी दिखी होगी। और होपफुली लोग डॉक्टर के हीरो की तरह भी उस टाइम में देख रहे हैं। जी, होपफुली गवर्नमेंट ने भी इस बात को समझी और कुछ अच्छे कदम उठाए हैं, तो सीट को भी बढ़ा। जी, सीट को भी बढ़ाई है, तो खुशी है इसके लिए। जी। अब देख सकते हैं जब कोरोना काल आया था तो डॉक्टर्स को हीरो की तरह लोगों ने देखा, उन लोगों ने बहुत मेहनत की अपनी ऑनेस्टी से, जागते सोते जैसे भी लोग छूना नहीं चाहते थे पेशेंट को, खाना नहीं देना चाहते, उस वक्त में उनका चेकअप करना, उनका इलाज करना, सेहतमंद करके कई डॉक्टर्स मारे गए, उसमें कई शहीद हो गए। तो इससे भी काफ़ी बच्चों ने इंस्पिरेशन हुआ और उन लोगों को लगा कि नहीं, अब डॉक्टर को भी हीरो माना जा रहा है। और ये प्रोफेशन तो खैर बाद में आपको एक अच्छा प्रोफेशन है ही, साथ साथ पैसों के मामले में भी अगर आप देखेंगे तो ये बढ़िया चीज़ है। तो काफ़ी मेहनत, अभी उम्मीद है कि अब काफ़ी, अभी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जी, अभी तो पहला स्टेज हुआ है जो कंप्लीट हुआ है। अब तो प्रेशर और ज़्यादा हो गया कि हाँ, एमबीबीएस करना है, अच्छा डॉक्टर, काबिल डॉक्टर बनना है। अम्मी अब्बा का क्या रहा इसमें और आपके ख़ानदान के लोगों का कैसा क्या रहा? जी, वो लोग भी बहुत खुश हैं और सपोर्टिव रहे हैं शुरू से ही, कि जैसे अच्छे एजुकेशन के लिए शुरू से ही मुझे अच्छे-अच्छे जगह भेजते रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं और प्रॉब्लम्स से दूर रखे हैं, घर के प्रॉब्लम्स से, कि पता ही नहीं चलता था कि घर में कुछ हो रहा है ये वो। तो काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं वो लोग भी। अब आपको लग रहा है ना कि अच्छा ही करते थे वो, कि घर की बात आपको नहीं पता, जी। है ना? हाँ, पहले नाराज़गी होती थी कि क्यों नहीं बताते हैं, लेकिन अब तो लगता है कि सही करते थे जो नहीं बताते थे। क्योंकि एक डिस्ट्रैक्शन ऑलमोस्ट 23 मिनट्स आपको अलग कर देता है पढ़ाई से, तो उस वजह से ज़रूरी होता है कि आप डिस्ट्रैक्ट कम हुए। जी। आप देख सकते हैं ये बड़ी बात होती है। मैं बार बार आपसे कहूँगा कि अच्छे गार्जियंस अगर आप हैं तो आपको कहीं ना कहीं इस बात का ख्याल रखना होगा कि आपके बच्चे मंजिल तक तभी पहुँचेंगे जब हर तरह की सपोर्ट मिलती है, तो लोग जल्दी राइज कर जाते हैं। इसीलिए आप लोग भी, अगर आपके बच्चे कहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी तरह की घर में अगर कोई बात होती है तो वो अगर शेयर न करें। उनके बाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे आपके अब्बा से भी थोड़ा सा बात करें। जी, शुक्रिया बहुत-बहुत। चलिए, थैंक यू। आइए सर। तो जैसा कि अगर बात करें तो एक गार्जियन के बिना आज के दौर में एक बच्चा आगे तक पहुंच तो सकता है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि गार्जियंस का होना कितना ज़रूरी होता है ये आप जानते ही है। आइए हम आपको मिलाते हैं कमाली साहब के पिताजी से, मास्टर बंजर साहब। इस इलाके में एक अच्छा अपना पोजीशन है, एक इज्जत पहले से रहा, काफ़ी पहले परिचित व्यक्ति हैं, परिचय की मोहताज है नहीं। फिर भी जो हमारे लिसनर्स हैं उनके लिए मैं ज़रूर बात करूंगा कि आप भी देखें कि गार्जियंस का कैसे क्या रहता है। जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। बंजर साहब, कब लगने लगा था आपको कि हमारा बच्चा ये कर लेगा? हम शुरू से ही हमको ये उम्मीद थी
तो हमारा ये बच्चा आगे चल के कामयाब होगा और हम उसके पीछे लगे रहे और वो अल्लाह के फजल से कामयाब हुआ और हम इसके लिए अल्लाह का हज़ार हज़ार शुक्रिया अदा करते हैं। जब रिजल्ट आया, जब आपने देखा पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, एमबीबीएस आराम से मिल जाएगा, पोजीशन भी बढ़िया रहा, तो फिर कैसा उस वक्त कैसा रहा? बहुत खुशी महसूस हुई। वैसे जब इसको हम एग्ज़ाम दिला के लाए तो रात में ही ये कह दिया था जो पापा हमको 648 नंबर आएगा और ठीक उसी तरह से 649 नंबर रिजल्ट आने के बाद आया। इसके लिए हमको बहुत बेहद खुशी हुई। जो बच्चा को इतना कॉन्फिडेंस था, जो एक्यूरेट नंबर कहा और एक्यूरेट नंबर आया, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। और हमारे सभी लोग ख़ानदान के हों या परिवार के हों या इलाके के हों, हमारे मिलने जुलने वाले हों, सब लोग इसके लिए बहुत सारी मुबारकबादियाँ देते हैं और इसके खुशी का इजहार करते हैं। आगे का क्या सोचा है? बस हमारी यही है जो ये जो करना चाहे, रिसर्च करे, पढ़े, आईएएस करे, इसके साथ हमारी ये है और उम्मीद है जो ये अच्छा से अच्छा मुकाम पर जाएगा, जिससे इससे भी ज़्यादा और खुशी होगी और नाम रोशन होगा। एक गार्जियंस जो अपने बच्चे को इस मकाम पे देखना चाहेंगे तो उनके लिए आप क्या इंस्ट्रक्शन करेंगे अपनी तरफ से? आपको क्या एहसास हुआ इतने दिनों में कि ऐसा करना चाहिए? बच्चे को जब कोई किसी भी इंस्टीट्यूट में भेजें तो सबसे पहले बच्चे पर ध्यान रखना चाहिए, टाइम टू टाइम उससे वहाँ का हालात जानकारी लेते रहना चाहिए और अपना जो अच्छा मशवरा हो वो उसको देते रहना चाहिए। और ख़ासकर जो है सो उसको इतना प्रीफरेंस न दे दे जो वो उसके पीछे ही रह जाए और कामयाब नहीं हो सके। तो हम यही कहेंगे जो कोई भी गार्जियन अगर अपने बच्चे को भेजें तो उस पर ध्यान रखें और टाइम टू टाइम उससे इंटरव्यू लेते रहें और कोई भी टेस्ट हो तो कम से कम पूछे जो बाबू तुमको कितना नंबर आया। अगर कुछ भी नंबर कहे तो फिर भी ये कहना चाहिए जो तुमको और अच्छा करना है, कम से कम लेवल पहुँचो। तो आप देख सकते हैं ये इनके पिताजी थे मंजर साहब, इनसे भी हमने बात की है गार्जियंस कैसा होना चाहिए और किस तरह की तैयारी आपको बच्चों को करानी चाहिए। आपको इस इंटरव्यू से भी काफ़ी मदद मिला होगा। तो आप लोग जान सकते हैं कि आप अपने बच्चों को भी अगर डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इस फील्ड में ले जाना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में, तो किस तरह की तैयारी आपको करनी चाहिए, कैसे आपको अपने बच्चे को मकाम तक पहुंचानी चाहिए, आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। और हम आने वाले युवाओं से, हम बच्चों से, स्टूडेंट से मैं भी गुजारिश करूँगा कि अगर आप मीडिया भी बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं कि बुरी चीज़ है, उसका इस्तेमाल इतना ही करें जितना की ज़रूरत है, उसके आदी न बने। किसी भी चीज़ को अपने में आदी न बनने दें। जब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं तब तक अपने आप को बिल्कुल सेफ्ट रखें, चाहे वो कितना भी धुआं गर्दा गर्दिश हो, आपको उससे मतलब न रहे। आप अपने पढ़ाई पे पूरी तरह से अगर कॉन्सेंट्रेट रहेंगे और ये सोचेंगे कि आपको ये चीज़ करना है, गार्जियंस को देनी है ये चीज़, फिर आगे आके गार्जियंस भी आपको हाथ में हाथ मिला के आपके पीछे नहीं, एक दिन वो भी गुजर जाते हैं। आप जो करेंगे वो आप अपने लिए कर रहे हैं, गार्जियंस के लिए तो बस कहने के लिए होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर, मेरा बेटा इंजीनियर, मेरा बेटा कलेक्टर, मेरा बेटा एसडीओ, लेकिन आपको अपने आप में एक इज्जत मिलती है, आप अपने आप पे एक मकाम पे जाते हैं। जब कहीं खड़े होते हैं तो आपका एक अलग ही जो एटीट्यूड होता है, लोग आपको अलग ही नज़रिए से देखते हैं। आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिन लोगों ने मेडिकल निकाला होगा, उनके घर का हाल देखिए, और अगर आप भी उसमें से थे, नहीं निकाल पाए, लगे रह गए, तो आपका क्या हुआ ये भी आप देख सकते हैं। तो आने वाले भविष्य में जो लगे हुए हैं, उम्मीद है कि वो लोग भी अच्छा करें, और जो तैयारी कर रहे हैं अपने बच्चों का करवा रहे हैं, उन लोगों से भी मैं ये कहूँगा कि इस इंटरव्यू को, जितने भी मैं इंटरव्यू लगातार कर रहा हूँ, इनको जरूर देखें, आपको काफ़ी इससे भी फ़ायदा होगा। फिलहाल मुझे दें इजाज़त, इस वक्त मैं पहुँचा हुआ था पची में और आपको यहाँ से दिखा रहा था। मिसबाहुल हक कवाली से आपको मैंने मिलाया। इनका बहुत ही बेहतरीन रैंक 649 नंबर इन्होंने लाया है, जो कि बहुत ही बढ़िया होता है, और कोई भी अच्छा कॉलेज आराम से इनको मिल जाएगा। तो ऐसे ही बच्चों से लगातार मैं इंट्रोड्यूस आपको कराता रहूँगा। अगले भी प्रोग्राम में कैमरामैन पंकज के साथ में सोहेल अख्तर, जन न्यूज के लिए पची मधेपुर से। फिलहाल अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो जरूर कर लें। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।